समझ में आई नहीं आई? आपने लॉ से ही मेंशन करा है, लॉ का जो मैथमेटिकल वो था फॉर्मूला वो सही मेंशन करा है, तो आपको 1.5 नंबर इसमें मिल जाएगा। फिर आधा नंबर अगर आपने फॉर्मूले में सही वैल्यू पुट की है, वो भी उसका भी आधा नंबर होता है। आगे आपने कैलकुलेशन भी सही कर दी, आधा नंबर उसका हो जाएगा। फिर उसके बाद आधा नंबर होता है यूनिट का, कहेगा करेक्ट यूनिट, आपने यूनिट करेक्ट लिखा, अगर आपने नंबर वैल्यू सही निकाली लेकिन यूनिट नहीं लिखा तो वो नंबर कट जाएगी। ये अभी से सीखते हुए चलो, क्योंकि आई थिंक सो यू मोस्ट ऑफ यू आर दैट मच इंटेलिजेंट कि कल को जैसे आज वो लड़की भी डॉक्टरेट कर रही है और वो की पढ़ी हुई स्टूडेंट है, तो उसको इतना इंटरेस्ट आया, इतनी साइंस के अंदर उसको मज़ा आया कि आगे चल के उसने 11th में भी साइंस ली एंड नाउ शी इज डूइंग डॉक्टरेट। तो आप भी कल को ये लगते हैं कि आप भी इस लाइन पे जा सकते हैं, क्योंकि इट इज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो कुछ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को कायम रखने के लिए बेसिक से जो रूल्स है वो सही होने चाहिए। रूल कभी भी याद रखो, अगर बेसिक से रूल सही है तो आपको वो भी परेशानी नहीं होगी। आगे जाके रूल सही करेंगे हायर क्लास में, तो वहाँ भाई ध्यान है तो सही हो जाएगा, ध्यान नहीं है तो गलत हो जाएगा। ये रूल ये है तरीका, ये आपको एक एक चीज हम सही तरीके से बताते हैं ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। चाहे आप साइंस ना लो, बट वैसे भी रूल है कि जब सीख रहा हो तो नहीं सीखो, चाहे उस चीज को आप आगे इस्तेमाल ना करें। ये बात समझ में आ गई? आप ज्योग्राफी पढ़ना है उसको अगर सीखेंगे तो सही तरह से सीखेंगे। ये नहीं कि मुझे आगे ज्योग्राफी तो पढ़नी नहीं है, भाई गंगा कहाँ पे कहने का अफ्रीका में पाई जाती है, वो तो नंबर नहीं मिलेगा ना, तो गलत हो जाएगा। मिसिसिपी कहाँ पाई जाती है? वो आगरे के पास से गुजरती है। मिसिसिपी कहाँ पाई जाती है? यूएस से, हमारी सबसे बड़ी बहुत बड़ी वो है रिवर। तो जो सीखे वो सही सीखना चाहिए, चाहे आगे उसको यूज करो या ना करो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हम सीखते हैं सही सीखते हैं तो और सब्जेक्ट से समझने में भी आसानी होती है, वरना कंफ्यूजन शुरू हो जाते हैं किसके लिए। खैर क्या हो गया, इसमें आपको बेटा समझ में आ गया कि जो बुलेट को गन का सवाल था या रॉकेट का सवाल था, उसके अंदर लॉ ऑफ फ्लक्चुएशन मोमेंटम से भी हो जाएगा और थर्ड लॉ ऑफ मोशन से भी हो जाएगा। मैंने आपको समझ में आ गई बात, और ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। वो भी गन की स्पीड कम क्यों होती है, क्योंकि गन का मास पहुंच गया। आपको ये स्टेटमेंट ये यहाँ तक सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आप देखेंगे क्योंकि गन का मास एज कंपेयर टू बुलेट मास इज वेरी वेरी लार्ज, therefore the speed of the gun is very less as compared to bullet। यहाँ पे आंसर, यहाँ पे आगे आंसर आपको वो करना पड़ेगा। अब हम तो ये दो फॉर्मूले का ध्यान रखिए फोर्स के। और ये एक सवाल है बुक का, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको, क्योंकि इसमें बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्सरसाइज है। इसमें सवाल है जो ये हॉकी मैच का था, ये नहीं करा था, 2 hockey players of opposite team while trying to hit a hockey ball on the ground collide and immediately become entangled। entangled का मतलब एक दूसरे में अटक जाते हैं। जैसे आपकी गाड़ी का पहिया दूसरे गाड़ी के उससे पहिए से अटक गया, ना वो आगे हिल सकता है और ना आप भी सकते, वो दोनों एक दूसरे से, हॉकी जो थी वो दोनों एक दूसरे से अटक गई। One has a mass 60 kg and moving with a velocity of 5 meter per second, while other has a mass 55 kg and was moving with faster with a velocity of 6 meter per second towards the first player। In which direction and with what velocity will they move after they become entangled। मैंने दूसरे से entangled होने के बाद वो इन डायरेक्शन के बाद वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी, इस डायरेक्शन के बाद वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी। Assuming that the frictional force acting between the feet of the two players and the ground is negligible। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स जीरो, इसका अगर फ्रिक्शनल फोर्स को कोई सवाल आएगा
अब इसमें एक कमी है इस क्वेश्चन में, ये जो प्लेयर्स मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। अगर एक प्लेयर ऐसे जा रहा है और दूसरा परपेंडिकुलर उसके आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग, तो लॉ ऑफ वेक्टर्स के हिसाब से वो भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं। हमारे सिलेबस में जो एग्जाम्पल थे वो इंटरेक्शन की है जिसमें अपोजिट है एक दूसरे, क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पे उसने ये लिखा कि जब मूविंग अपोजिट, उन्होंने अपोजिट टीम को लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट टीम तो ऐसे भी हो सकता है, एक परपेंडिकुलर सीधा जा रहा है, दूसरा राइट से आ रहा है। अंडरस्टैंडिंग, ये छोटी छोटी गलतियाँ इन लोगों को होती है जो थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं देते। जैसे आपने पीछे इसको देखा था कि जब लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन हमने अप्लाई किए थे, तो ज़्यादातर क्वेश्चन में लिखा था एक्सप्रेशन इज यूनिफॉर्म, लेकिन एक दो क्वेश्चन में ये बात मिस हो गई थी और इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके सवाल किया गया। लेकिन कहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सप्रेशन यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं, जहाँ पे फोर्स यूनिफॉर्म है। अगर फोर्स यूनिफॉर्म होगी तो एक्सप्रेशन भी यूनिफॉर्म होगा। और उसके एग्जाम के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर ग्रेविटी और फोर्स मूव कर रही है, तो वहाँ एक्सप्रेशन यूनिफॉर्म लिखने की जरूरत। तो इन ए गिवन रीजन ये एज्यूम कर लिया जाए कि ग्रेविटेशनल फेस फोर्स जो तकरीबन यूनिफॉर्म है, अप्रॉक्सीमेट यूनिफॉर्म। फर्क है तो माइन्यूट का बहुत माइन्यूट में फर्क है, हम उसको अप्रॉक्सीमेटली क्या मानते हैं, यूनिफॉर्म। वहाँ नहीं लिखेंगे, सवाल है इसके अंदर, इसलिए ये सवाल इस स्लाइड में दे रखा है, इस टाइप का सवाल। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, यहाँ पे एक्सप्रेशन यूनिफॉर्म वर्ड यूज नहीं हुआ। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे मास ऑफ द प्लेयर ए, कितना है, पहले वाले का मास कितना है, 60 kg। 60 kg। एग्जाम्पल लेंगे 9.8, और मास ऑफ द प्लेयर बी कितना है, 55 kg। फिर यूनिट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है, 5 मीटर, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है, -6 मीटर पर हैं? सेकंड। नहीं, एक मिनट, इन्होंने क्या लिखा वो बताइए। वहाँ लिखा है 6 मीटर, समझ में आई है? तो उसकी मैग्नीट्यूड तो 6 है, लेकिन जो कि दोनों की वेलोसिटी अपोजिट है, इसलिए तो शुरू में आना कि दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए एक पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव हो। तो ये जाएगा -6 मीटर पर सेकेंड। ब्रैकेट में आप लिख दो बिकॉज इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, बिकॉज इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब दोनों इंटेंगल मिल गए, मिलने के बाद दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, यानी वो VAB ये हमें नहीं पता, यानी ये A की वेलोसिटी भी होगी और B की भी होगी। तो अब चाहो तो आप डायरेक्ट इनिशियल मोमेंटम ये दो फाइल एक साथ निकाल दो, क्या टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ A एंड B क्या होगा, MA UA प्लस MB UB। MA कितना है 60 इंटू 50 प्लस 55 इंटू -6 ब्रैकेट में लिखा है, क्या हो जाएगा ये 30 है 5 है, सॉरी, तो ये 300 हो गया, और ये कितना हो गया प्लस माइनस 33, ये आ गया। ये बात समझ में आ गई? आंसर क्या है आपका -30। इनिशियल मोमेंटम कितना आया -30। यूनिट्स लिख दे या चाहे एक्चुअल यूनिट लिख दे,
किलोग्राम मीटर पर सेकंड, अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में, और अगर स्पीड टाइम में सेंटीमीटर में तो किलोग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड। फाइनल मोमेंटम ऑफ ए एंड बी क्या होगा? एम ए इंटू बी ए बी प्लस एम बी इंटू बी ए बी, क्योंकि वेलोसिटी दोनों की सेम है। दो एंटेंगल हो रहे टकरा के मिलके एक हो गए, तो बी ए बी कॉमन बाहर निकल आएगा। एम ए कितना है आपका? 60 प्लस कितना? 55 इंटू बी ए बी कितना हो जाएगा ये? 115 बी ए बी। यहाँ तक सबकी समझ में आ गई। अब यहाँ पे आप मेंशन करेंगे लॉ, क्या अकॉर्डिंग टू कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन या थर्ड लॉ ऑफ रिजर्वेशन? थर्ड लॉ ऑफ मोशन में तो फोर्स निकालते, थर्ड लॉ ऑफ मोशन मोमेंटम नहीं निकालते, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या निकालते? फोर्स निकालते, जिसमें से पहले वाले सवाल निकालते। तो यहाँ कौन सा लॉ अप्लाई होगा? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर इंटरएक्शन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर इंटरएक्शन। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ, इसका नंबर होता है। मतलब व्हाट यू हैव डन, यू अप्लाइड ए लॉ, यू अप्लाई इट टू राइट इट्स नेम। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे?